जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपने कार्य के प्रति अग्रसर होंगे। तो कल हम लोग जो टॉपिक लिए थे क्लास 9th NCERT, जिसमें भारत के आकार एवं अवस्थिति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ये हमारा पहला अध्याय था और इस अध्याय में बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। उसी से आगे आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में कल के क्लास में हम लोगों ने भारत के स्थिति के बारे में पढ़ लिया था और फिर स्थिति की जानकारी लेने के बाद आकार के बारे में भी देख लिए थे। और इसी संदर्भ में कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है और किन राज्यों में किस राज्य से सबसे ज़्यादा गुजरती है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से और सबसे कम कहाँ से गुजरती है, तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान से। ये हमारा कल का ये क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू आंसर भी दिए थे, बहुत अच्छा था। तो चलते हैं आज के टॉपिक के तरफ। तो कल हम लोगों ने भारत के आकार एवं अवस्थिति को देखा था और आज का जो हमारा टॉपिक होगा भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। तो देखिए, भारत की जो अवस्थिति है विश्व के संदर्भ में, उसे हम मैप के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो आप जो विश्व का जो मैप है, विश्व मानचित्र, इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है और ये कंप्लीट एशिया है। तो आप इस साइड आपका पूरब सेक्शन हो जाएगा, इस साइड का सेक्शन आपका पश्चिम का सेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, इस स्थिति से आप ये देख पा रहे हैं कि भारत की अवस्थिति पूरब और पश्चिम के मध्य में अवस्थित है। यानी भारत की अवस्थिति एशिया के पूरब एवं पश्चिम के मध्य अवस्थित है। और फिर देखिए कि भारत का ऐसा लोकेशन है, स्थिति है, जिसमें आपका अफ्रीका से नज़दीकी है और एशिया के विभिन्न क्षेत्रों से भी अच्छा लोकेशन यहाँ पर बनता है। तो अब देखते हैं, जो हमारा टॉपिक था भारत और विश्व, इसमें अब देखते हैं कि NCERT के लाइन में क्या लिखा हुआ है। हम लोगों ने पहले मानचित्र के माध्यम से इसे जान लिया है ताकि अब उसे पढ़ने में आसानी हो। अब देखिए, यही बात आपके NCERT में लिखा हुआ है कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब एवं पश्चिम के मध्य स्थित है। ठीक है, ये लाइन हम लोग समझ चुके थे। अब देखिए, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। यानी एशिया महाद्वीप के कहाँ पर अवस्थित है भारत? दक्षिण में अवस्थित है। हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों से मिलाता है। जैसे कि आपको हम मानचित्र पे दिखाए थे कि ये जो भारत का लोकेशन था, यहाँ पर अफ्रीका था, यहाँ पर यूरोप था, यहाँ जो है सो ये आपका एशियन में भारत पूर्वी और पश्चिमी के मध्य में पड़ता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। और हिंद महासागर भारतीय भूभाग के जस्ट नीचे
आपका एक महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। वो एकमात्र महासागर ऐसा है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, और वो महासागर है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर। ठीक है, आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इस पैराग्राफ में आपको यही बताने का प्रयास किया गया है। अब देखते हैं हम लोग आगे। आगे एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये जानकारी दिया गया है, ये जानकारी आपको दिया गया है कि सन 1969 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। सुएज नहर के बारे में आप लोग ये जान लीजिए कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है। तो ये जो है सो आपका भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को ये सुएज नहर जोड़ता है। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया कि सुएज नहर के बारे में। सुएज नहर बनना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1859 में ये बनना प्रारंभ हुआ था। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सुएज नहर के खुलने से जो दूरी की कमी हुई उसमें कितना दूरी था? 7000 किलोमीटर की दूरी की कमी हुई। इसे आप मैप के माध्यम से जानिए। मैप पर आप सभी को ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सो आपका सुएज नहर है। ये वाला जो सेक्शन है यहीं पे सुएज नहर है। सुएज नहर नहीं होने से पहले जैसे यूरोप के साथ जो भारतीय व्यापार हुआ करता था, वो अफ्रीका होते हुए यहाँ से होकर भारत तक सामान का आदान प्रदान होता था, और भारत से भी जो सामान पहुंचता था वो इसी रास्ते से होता था, समुद्री रास्ते से। लेकिन सुएज नहर के खुल जाने से ये दूरी 7000 किलोमीटर की दूरी की कमी हुई। इसीलिए इस नहर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उम्मीद करता हूँ सुएज नहर के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो गया होगा, और जो भी फैक्ट था आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं कल इस मैप के बारे में। इस मैप का, भारतीय मैप का जो है, इसका अध्ययन कर लिए थे हम लोग। यानी उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है। यानी पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, और वहीं बात करें उत्तर से दक्षिण विस्तार तो ये 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जो दिया गया है, देखिए एक कहानी के थ्रू ये बताने का प्रयास किया गया है यहाँ पर कि भारत का जो व्यापार हुआ करता था, भारत का विश्व के साथ जो व्यापार हुआ करता था प्राचीन समय में, वो समुद्री मार्ग से नहीं हुआ करता था। समुद्री मार्ग के बजाय स्थल मार्ग से व्यापार हुआ करता था। और स्थल मार्गों में भी भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में आपको दर्रा देखने को मिलता है। दर्रा किसे कहेंगे? दो पर्वतों के बीच जो रास्ता बनता है उसी को दर्रा कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये पता हो गया। अब देखिए ये जो है आपका वो समुद्री मार्ग के बजाय किस मार्ग से हुआ करता था? स्थल मार्ग से।
यानी पर्वतीय दर्रों के माध्यम से। यहाँ पर दे रखा है, देखिए, पर्वतीय दर्रों के माध्यम से अपने यात्री प्राचीन काल में भारत आए और समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। यही क्वेश्चन, यही लाइन अगर उसे पूछना हो तो स्टेटमेंट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में जो व्यापार हुआ करता था वो किस मार्ग से हुआ करता था, तो वो आपका स्थल मार्ग से हो जाएगा और पर्वतीय दर्रों के माध्यम से व्यापार हुआ करता था। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो आपको बताया जा रहा है वो है कि इसका साक्ष्य दिया जा रहा है। पहले जो ऊपर में जो हम लोग पैराग्राफ पढ़े उसी का साक्ष्य नीचे के पैराग्राफ में दिया गया है। जैसे इन मार्गों को प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे भारत के जो उपनिषद है, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियों में भारत और विश्व की दशा के बारे में आपको जानकारी मिलती है। इस चीज़ को आप इतिहास में भी, हिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़े होइएगा, ठीक है। अब देखिए, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचा, तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं जो व्यापार करने के लिए लोग जाते थे और वहाँ से आते थे, तो उसी के माध्यम से एक दूसरे के संस्कृति का, सभ्यता का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए। और जैसे व्यापार जो हुआ करता था उसमें मसालों का व्यापार, मलमल, कपड़ा का व्यापार जो है सो भारत से यूरोपीय कंट्री में अक्सर हुआ करता था। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। और फिर देखिए, कला के क्षेत्र में भी बताया गया है कि यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया के वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में भी देखा गया है। जैसे यूनान का जो स्थापत्य कला था, उस कला का प्रभाव हमारे देश में भी देखने को मिलता है। और पश्चिमी एशिया जो पश्चिमी एशिया है, वहाँ पर मीनार जो बनता था और गुंबद नुमा आकृति जो बनाया गया था, उसका प्रभाव हमारे देश में भी देखने को मिलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पैराग्राफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे भारत के पड़ोसी देश आपका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, उसके बाद नेपाल हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इसके बाद आपका म्यांमार, ठीक है। ये सभी जो है सो आपका भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को मैप के माध्यम से समझिए। भारतीय मैप पर चलते हैं, इंडियन मैप पर। और जो ये इंडिया का मैप है, ये देखिए, ये जो है भारत जो सीमा साझा करती है वो पाकिस्तान है। यहाँ पर आपका अफ़गानिस्तान मात्र सबसे कम जो सीमा साझा करती है वो 106 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है किसके साथ? अफ़गानिस्तान के साथ। अब देखिए यहाँ पर चीन जो है सो भारत के बहुत से राज्यों के साथ सीमा साझा करती है।
एक यहाँ से आ जाएगा आपका चाइना। अब फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा नेपाल, नेपाल हो गया। इसके बाद यहाँ पे भूटान है, बांग्लादेश और फिर यहाँ पर म्यांमार। तो सबसे कम जो सीमा साझा करती है वो अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करती है वो आपका हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। और कितना सीमा साझा करती है ये आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं एनसीईआरटी में जो दे रखा है उस पे पहुंचते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भारत के दक्षिण एशिया एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनका आप राज्य और राजधानी, राज्य राजधानी राजधानी ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन के तौर पर कई बार राजधानी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एनसीईआरटी में, जो ज्ञात कीजिए ये क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसे आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अपने ज्ञान को बूस्टअप करने के लिए होता है, और एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जाता है, और विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन कई बार बोझिल लगता है, जिस कारण इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को हर एक कुछ बताते हुए चलेंगे और इसे सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, पश्चिम और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देखिए, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से दादर नागर हवेली, दमन और दीव, ये जो आपका हो जाएगा, आप लोग पूरा इसको लिखिएगा, दादर नागर हवेली, दमन व दीव, दमन व दीव। और एक आपका कौन सा हो जाएगा, पुद्दुचेरी। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है सो आपका पश्चिमी एवं पूर्वी तट पर अवस्थित है। तो आपका पश्चिमी तट पर कौन सा हो जाएगा, तो दादर नागर हवेली, और पूर्वी तट पर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पुद्दुचेरी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका गोवा, ठीक है। इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिए अपने बुक में ही, ताकि वो आपका एक प्रॉपर नोट्स बन जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करती है। इस क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि कौन ऐसा राज्य है जो न तो स्थलीय सीमा और न ही समुद्री सीमा साझा करती है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग मैप के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए। मैप में आप लोगों को हम दिखाते हैं। यहाँ पर ये राज्य के थ्रू मैप को देखिए, देखिए एमपी,
ये जो मध्य प्रदेश है ना तो किसी देश के साथ सीमा लगा रही है और ना ही समुद्र के साथ सीमा बनाती है। एक तो हो गया आपका मध्य प्रदेश, देखिए दूसरा देखिए छत्तीसगढ़, तीसरा आपका हो गया तेलंगाना, चौथा कौन सा हो गया, ये झारखंड। ठीक है, 4 राज्य यहाँ हो गया और एक यहाँ पर देखिए हरियाणा। ये यानी 5 राज्य जो है आपका, 5 राज्य न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और न ही समुद्री सीमा बनाती है। तो ये आपका आंसर था। तो इसे आप लोग मैप के थ्रू समझ लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाएं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए और उन राज्यों के वर्ग रखिए और सीमाओं पाकिस्तान से मिलती है। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान जो सीमा लगाती है हमारे देश के साथ, वो किन राज्यों के साथ लगाती है। तो इसे भी आप मैप के थ्रू जानने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोगों को 2 देश को बता दे रहा हूँ और जो आपका म्यांमार और बांग्लादेश, वो खुद से मैप के थ्रू सीखने का प्रयास कीजिए। और अगर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताइए, ताकि हम इस पर भी इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दें। वरना ये आसान क्वेश्चन है, ये हर एक बुक में लिखा हुआ है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी आप लोगों को हम ये दिखा देते हैं कि आप लोग कैसे इसका आंसर ढूंढिएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की सीमा है। तो पाकिस्तान ये तो आपका एक गुजरात के साथ सीमा साझा कर रही है, एक राजस्थान के साथ और एक पंजाब के साथ। तो ये तो 3 राज्यों के साथ, 3 राज्य, और देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये राज्य नहीं है, ये यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो पाकिस्तान 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। फिर देखिए आपका एक हो जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान केवल और केवल जो पाक अधिकृत कश्मीर है उन्हीं के साथ सीमा साझा करती है। तो ये लद्दाख वाले रीजन में होता है। ठीक है, तो अफगानिस्तान कहाँ से सीमा साझा करती है, किसके साथ, तो लद्दाख के साथ, लद्दाख के साथ सीमा साझा करती है। और इसी तरह से देखिए आप लोग कि अब चीन का देखिए, चीन किसके साथ सीमा साझा करती है। तो चीन एक देखिए लद्दाख हो गया, ये कौन सा है, यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा देखिए हिमाचल प्रदेश है, तीसरा उत्तराखंड है। फिर देखिए यहाँ पर भूटान के साथ है और अरुणाचल प्रदेश के साथ है। तो इन राज्यों के साथ चीन सीमा साझा करती है। अब फिर आ जाइए आप म्यांमार और बांग्लादेश दोनों को यहाँ पर देख लीजिए। तो म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। आप लोग नोट डाउन करते चलिए, एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ म्यांमार सीमा साझा करती है। अब आ जाइए बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि सबसे ज़्यादा भारत के साथ सीमा साझा करती है और किन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है इसके बारे में अब जानते हैं। देखिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा किया। इसके बाद असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। इन राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा साझा करती है।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। और बात रहा नोट डाउन का, तो नोट डाउन आप लोग मैप के थ्रू जो बता दिए हैं उसके माध्यम से खुद व खुद नोट डाउन कीजिए। और नोट्स आप लोग बुक पर ही बनाने का प्रयास कीजिए ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो। यानी ये क्वेश्चन हम लोगों का पूरा हो गया, क्वेश्चन सेगमेंट पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो चौहद्दी, यानी आप लोगों को अगर भारत का चौहद्दी पूछते तो वो यही जो है इन लाइन के माध्यम से बताया गया है। भारत जो है सो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, वहीं बात करें पूरब में तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। और फिर एक और पॉइंट याद रखिए, अगर पूछते दक्षिण में किसके साथ, तो दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। लेकिन वह किसी देश का एग्जाम्पल आपको देना हो तो आप श्रीलंका और मालदीव कह सकते हैं। वैसे दक्षिण में क्या हो जाएगा, हिंद महासागर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और इस पॉइंट को ध्यान से याद रखिए कि उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। उत्तर में किसकी बात करेंगे, चीन, नेपाल और भूटान की। वहीं पूरब में कौन सा बात हो जाएगा, ये पूरब हो या इसी चीज़ को आप लोग को लिखा मिल सकता है, उत्तर पूरब में किसके साथ सीमा साझा करती है, तो उत्तर पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि 1947 से पहले जो भारत में प्रशासन का कार्य होता था वो एक देशी रियासत के रजवाड़े और दूसरा जो है सो ब्रिटिश प्रांत, जिसके प्रमुख कौन हुआ करते थे, वायस राय। यही बात आपको इस लाइन में बताया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। देशी रियासत में शासन प्रशासन कौन करता था, राजा। और जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था वहाँ का शासन प्रशासन कौन संभालता था, वायसराय। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इससे आगे। अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है इस चीज़ को, अब ये आपका जो चैप्टर है ख़त्म ही होने वाला है। तो देखिए वो वही दक्षिण के बारे में बता रहा है। दक्षिण में जो हमारा हिंद महासागर है, इसी हिंद महासागर में एक श्रीलंका हो गया और एक मालदीव है। तो यही चीज़ बता रहा है कि समुद्र पार हमारे दो पड़ोसी देश है, एक श्रीलंका और एक मालदीव। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका के बीच ये जो एक जलसंधि है, जलसंधि यानी दोनों को जोड़ने वाला भाग, तो ये जो जलसंधि है किस जलसंधि के माध्यम से ये जुड़ता है या अलग होता है, तो ये हो जाएगा आपको पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ये एनसीईआरटी में
लिखा हुआ लाइन है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए और धीरे धीरे आपका डिटेल में जाएगा। वो क्लास 11th में है, इसका डिटेल आपको क्लास 11th में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए मालदीव की स्थिति के बारे में बताता है कि मालदीव यहाँ जो हमारा लक्षद्वीप समूह है उसके दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, इसी चीज़ को बताया है यहाँ पर। तो इतना पढ़ने के बाद ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर सेगमेंट को, या क्वेश्चन आंसर सेगमेंट हम अलग से रख देंगे। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी तरह से समझ आया होगा। और ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेगमेंट है ये एक क्लास में आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर सेगमेंट बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहीं से पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन सेटर को ये मेहनत नहीं करना होता, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है पीछे में कई बार कुछ क्वेश्चन यहाँ से उठाकर डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है। तो क्वेश्चन आंसर सेगमेंट हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।